स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो हम लोग जो अपना 12th का हैलोजन डेरिवेटिव चैप्टर है उसको लास्ट कंटिन्यू करते हैं, अपने यहाँ स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर लास्ट क्लास के अंदर हम लोग ने इसकी 4 टाइप के रिएक्शन नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया थी उसके बारे में पढ़ रहे थे कि एरिल हैलाइड जो है 3 प्रकार की अभिक्रियाएं हम लोगों ने पढ़ ली। इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन, धातु के साथ अभिक्रिया और इसका अपचयन। 3 प्रकार की हम लोगों ने पढ़ ली। 4 टाइप जो आता है वो आती है नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। उसके अंदर 4 टाइप के अंदर हम लोगों ने ये भी पढ़ लिया था कि जो ये नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया है ये कम प्रदर्शित करते हैं। क्यों प्रदर्शित करते हैं कम? क्योंकि इनके अंदर पार्शियली डबल बॉन्ड आ जाता है, इस वजह से। ओके, और ये शायद मैंने आपको 4 रीजन लिखवाए, वो आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। स्पेशली कल भी बताया था और आई थिंक आपके पास नोट्स आ गए होंगे। तो उसके अंदर जो नोट्स आए थे उसके अंदर जो कॉपी के अंदर है वो कॉपी का, और प्लस में जो बुक का है वो आगे बुक के जो 3 आप रीजन ऐड कर लेना। ओके, उसके बाद देखिए जो हम लोगों ने बोला था कि जो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं वैसे नहीं होती हैं, लेकिन कुछ हाई कंडीशन के अंदर हम लोग इनमें नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं करा सकते हैं। तो इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कि क्लोरोबेंजीन को आप NH3 और CO2 के में बहुत ही हाई प्रेशर और टेम्परेचर पे कराते हो तो ये बनता है। और इसका नाम आपको पता होगा क्या होता है? एनिलीन। इसका नाम क्या होता है? एनिलीन। ठीक है, और H2CuCl2। फिर अगर CuCl2 तो यहाँ से क्या होगा? Cu और ये 2 Cl जो है वो निकल जाएंगे और इसके साथ में आपका Cl जुड़ जाएगा। और इसके बाद में क्या होगा? 2CuCl लेना है, ठीक है ना? 2CuCl लेना है क्योंकि 2 साइनाइड आपको जोड़ने हैं। तो Cu2Cl2 वहां पे साइड में प्रोडक्ट निकल जाएगा और साइनोबेंजीन आपकी मिल जाएगी। इसी टाइप से आप NaOH के साथ जो कराते हो तब भी बहुत हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर की जरूरत पड़ेगी। तो देखिए Na और इसका Cl निकल जाता है और OH रिंग के ऊपर जुड़ जाता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? फिनोल। अब देखो ये रिएक्शन नॉर्मल कंडीशंस में तो संपन्न नहीं होती, ये हम लोगों ने देख लिया। नॉर्मली ये रिएक्शन संपन्न नहीं हो पाती है, लेकिन इनमें हम लोग अगर इस रिंग के ऊपर सपोज करो जो है हमारी क्लोरोबेंजीन रिंग है, इस क्लोरोबेंजीन में आपने कोई इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह जोड़ दिया। इलेक्ट्रॉन आकर्षित समूह जैसे कि मान लो जो इस रिंग से इलेक्ट्रॉन को आकर्षित कर रहा है, और स्पेशली देखो याद रखना हमेशा ही इलेक्ट्रॉन आकर्षित समूह वही होते हैं जिनमें लगभग क्या होते हैं? डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वाले। डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वाले तो लगभग आपको आकर्षित मिलेंगे, जैसे कि आपका NO2 है, साइनाइड है, CHO है, COH है, इनमें सब में डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, तो ये आकर्षित समूह में आते हैं। तो सपोज करो मैंने यहाँ पे क्या लगा दिया? इसका NO2 लगा दिया, तो क्या करेगा? NO2 का काम क्या है? इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। तो ये क्या करेगा? इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा। तो यहाँ से जैसे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींच लेगा ना ये, तो यहाँ पे अपनी तरफ खींच लेगा, तो यहाँ से क्लोरीन का निकलना क्या हो जाएगा? आसान हो जाएगा। तो इसलिए जैसे ही कोई इलेक्ट्रॉन आकर्षित समूह जुड़ा है, अगर रिंग में इलेक्ट्रॉन आकर्षित समूह जुड़ा है तो क्या हो जाता है? वहां पे उस जो हैलोजन का निकलना क्या हो जाता है? आसान हो जाता है। तो हैलोजन का जो रिमूवल है वो क्या हो जाता है? आसान हो जाता है, और अभिक्रिया क्या हो जाती है? आपकी फास्ट हो जाती है, अभिक्रिया जल्दी संपन्न हो जाती है। समझ आया? तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग अभी रिएक्शंस करेंगे, उनके अंदर हम लोग क्या कर देंगे? हैलोजन को ऐड कर देंगे, ठीक है? कोई इलेक्ट्रॉन आकर्षित समूह को ऐड कर देंगे, तब देखते हैं कि रिएक्शंस पे क्या इफेक्ट पड़ता है। सपोज करो मैं ये रफ नहीं कर रही हूँ, ये मैं तो यही बनाऊंगी, बट आप लोग देख लेना अपना। ठीक है, अब मैं क्या कर रही हूँ? इसके साथ में रिएक्शन करा रही हूँ, ठीक है? रिएक्शन में किसकी करा रही हूँ? मान लो मुझे क्या करना है? क्लोरोबेंजीन से प्राप्त करनी है आपने जो भी फिनोल प्राप्त करना है सपोज, तो मैं क्या कराऊंगी? OH न्यूक्लियोफाइल को ऐड कराऊंगी, ठीक है? अब इसकी हम लोग क्या करेंगे? NaHCO3 इसकी प्रेजेंस में रिएक्शन कराओगे, और टेम्परेचर भी आपको क्या करना होगा? हाई रखना होगा, ठीक है ना? ये थोड़ा सा ये हो गया,
टेम्परेचर भी इसमें हम लोग क्या करेंगे, हाई रखेंगे। जैसे कि सपोज करो 473 केल्विन हमने टेम्परेचर रख लिया, कितना भी रख सकते हो, 400 से ऊपर ही रखना है, ठीक है। तो इसमें कोई भी रिएक्शन संपन्न नहीं होगी। यहाँ पे हाई प्रेशर लिख दिया और हाई ही आप लोग क्या लिख दोगे, प्रेशर, तो कोई भी रिएक्शन संपन्न नहीं होगी यहाँ पे, ठीक है। अब मैं क्या कर रही हूँ, इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह सपोज करो NO2 लेके आ रही हूँ रिंग में, तो मैंने यहाँ पे क्या लगा दिया, NO2 लगा दिया, ठीक है। अब जैसे मैं NO2 लगा दे रही हूँ, ये रिएक्शन संपन्न हो जाएगी, और ये क्या हो जाएगा, NaHCO3, और ये रिएक्शन सपोज करो 400, लगभग 400 पे ही ये क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। और Cl की जगह क्या लग जाएगा, OH, ठीक है। Cl की जगह क्या लग जाएगा, OH, और NO2 तो यहाँ पे लगा हुआ है। सपोज समझ में आ गया। Cl की जगह तो अपना जो नाभिक नहीं आ रहा वही लग जाएगा, और NO2। ओके, फिर मैं क्या कर रही हूँ, दोबारा क्या कर रही हूँ, एक NO2 नहीं, मैं 2 NO2 रिंग के अंदर लेके आ रही हूँ। तो 2 NO2 और सो पैरा पे तो लेके आएंगे, 2 NO2 सपोज करो मैंने रिंग में ले आई, और फिर OH की रिएक्शन करा रही हूँ, तो ये रिएक्शन आपकी 350 टेम्परेचर पे ही क्या हो जाएगी, संपन्न हो जाएगी। 350 पे ही लगभग क्या हो जाएगी, ये संपन्न हो जाएगी। इसके अंदर इलेक्ट्रोआकर्षी समूह कितने हो गए, 2। उसके बाद मैं क्या कर रही हूँ, इसके अंदर मैं ये कह रही हूँ कि एक और भी पोजीशन है ऑर्थो खाली, यहाँ पे भी मैं क्या कर रही हूँ, NO2 लगा रही हूँ, यहाँ पे भी NO2 लगा दिया, और यहाँ पे भी NO2 लगा दिया। तो जब तीनों जगह मैंने NO2 लगा दिया, तो उस टाइम पे ये रिएक्शन की स्पीड और भी ज्यादा हो जाएगी, और सपोज 300 पे ये रिएक्शन क्या हो जाएगी, हमें बहुत ही ज्यादा नहीं, 300 पे, लगभग 300 से कम पे ये रिएक्शन क्या हो जाएगी, संपन्न हो जाएगी, और अपना क्या बन जाएगा, आपका प्रोडक्ट। तो क्या बना है अपना, NO2 और NO2, और Cl की जगह क्या आ जाएगा, OH। और याद रखना, इसको बोलते हैं हम लोग पिक्रिक एसिड। क्या बोलते हैं इसको, पिक्रिक अम्ल। ये इंपॉर्टेंट है, इसका नाम भी पूछा जाता है। वैसे IUPAC नाम क्या होगा, देखो 1 2 3 4 5 और 6, तो क्या होता है 2 पे 3 4 पे और 6 पे, 2 4 6 ट्राई नाइट्रोफिनोल, फिनोल है या क्योंकि इसके अंदर ये फिनोल रिंग पे ही तो जुड़े हुए हैं, इसलिए इसका ये नाम हो जाएगा। समझ आया कि जब हम लोगों ने क्या किया, कोई भी इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह जोड़ रहे हैं, तो ये रिएक्शन क्या हो रही है, फटाफट संपन्न हो रही है। पहले 473 पे ही संपन्न हो रही थी, उसके बाद 400 पे ही संपन्न हो गई, 350 पे और लगभग 300 पे। एग्जैक्टली वैल्यू देख ले, वैसे लगभग इतने पे क्या हो जाती है, संपन्न हो जाती है। एग्जैक्ट क्लियर कि ये रिएक्शन क्या हो जाती है, फास्ट क्या हो जाती है, संपन्न हो जाती है। किस वजह से हो जाती है, ड्यू टू इनके इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह के जुड़ने के कारण। ओके, तो ये अपने क्या हो गई है, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं खत्म। उसके बाद अरेल हैलाइड की चारों रिएक्शन खत्म हो गई, ठीक है। तो हमारा एल्किल हैलाइड भी कंप्लीट, एरिल हैलाइड भी कंप्लीट। अब हम लोगों ने 2 टाइप के हैलाइड पढ़े हैं, कौन कौन से, एक तो हम लोगों ने एल्किल हैलाइड पढ़ा, और एक हम लोगों ने एरिल हैलाइड पढ़ा। 2 हैलाइड पढ़े ना, एक तो हम लोगों ने क्या पढ़ा, एल्किल हैलाइड, जिसके अंदर कोई भी R ग्रुप के साथ में X जुड़ा है। एक हम लोगों ने पढ़ा एरिल हैलाइड पढ़ा है कि बेंजीन रिंग के साथ में कोई X जुड़ा है। एक हम लोगों ने बेंजिलिक हैलाइड पढ़ा था कि कोई भी इसके साथ में अगर X जुड़ा है, ठीक है। अब पूछा जाता है, ये क्वेश्चन आता है कि इन तीनों में से सबसे ज्यादा एक्टिव कौन है, सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है, और ये इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। ये एक बार आया भी हुआ है क्वेश्चन भी 2012 नहीं 14 के अंदर या 15 के अंदर आया हुआ है। उसमें क्या पूछा गया कि इन तीनों जो एल्किल हैलाइड में से सबसे ज्यादा क्रियाशील कौन सा होता है और क्यों होता है। तो देखेंगे इनका जो क्रियाशीलता का क्रम देखेंगे, तो यहाँ पे देखो सबसे कम क्रियाशीलता तो इसकी मिलेगी, क्योंकि देखो क्रियाशीलता कैसे होगी कि इसका X निकलेगा तो क्या बनेगा, बताना जरा। इसका X निकलेगा तो इस पे पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है। इसका X निकलेगा तो इस पे पॉजिटिव आ जाएगा, और इसका X निकलेगा तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। इन तीनों से ये बनेंगे, इतना तो समझ में आया कि इसका X निकला तो R पे पॉजिटिव, इसका X निकला तो इस रिंग पे पॉजिटिव, और इसका X निकला तो इस पे पॉजिटिव। तो ये तो बहुत ही हाईली अनस्टेबल है, बहुत ही हाईली क्या अनस्टेबल है, तो इसकी क्रियाशीलता तो सबसे कम होगी, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम लोग इसको लिख देंगे कि इसकी क्रियाशीलता का सबसे कम, उससे ज्यादा किसकी होगी। अब देखो कंपेयर करें इसके और इसके, तो ये तो स्टेबल है, लेकिन इसमें देखो अगर 3 डिग्री है तब तो स्टेबल है, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन सबसे ज्यादा,
फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, ऐसे ही बताया था ना मैंने। तो यहाँ पे कौन सा कार्बोकेटाइन बन रहा है, अब तो ये R प्लस है, कुछ भी नहीं समझ आ रहा, लेकिन अगर यहाँ पे 3 डिग्री होता है तो स्टेबल होता, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, तो इसलिए इसकी स्टेबिलिटी 3 डिग्री होता तो हो जाती, तो इसलिए ये इससे तो क्या है, ज्यादा ही क्रियाशील होगा। फिर हम लोग लिख सकते हैं RX वाले को, है ना, और उससे सबसे ज्यादा कौन होगा, ये, क्योंकि इससे जो बनने वाला कंपाउंड है, इससे जो ये बन रहा है पॉजिटिव, ये स्थायी होता है। कैसे स्थायी होता है देखिए, मैं आपको बताती हूँ। इससे ये बना। अब मैंने क्या बोल रखा है आपको, पॉजिटिव चार्ज की टेंडेंसी होती है अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचने की, तो क्या करेगा ये, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींच के डबल बॉन्ड बना लेगा, और जैसे इसने अपनी तरफ लिया, इस कार्बन पे पॉजिटिव आ गया, बाकी बॉन्ड एज इट इज, फिर ये पॉजिटिव इस वाले डबल बॉन्ड को अपनी तरफ लेगा, तो इसका अब डबल बॉन्ड को अपनी तरफ ले लेगा, तो चलो भाई ये आ गया, फिर क्या आ जाएगा CH2, और यहाँ पे पॉजिटिव, ये वाला पॉजिटिव इसको अपनी तरफ ले लेगा, तो फिर से ये यहाँ पे, ये यहाँ पे, और यहाँ पे CH2, यहाँ पे पॉजिटिव, फिर क्या होगा, ये वाला डबल बॉन्ड फिर से याद पे आ जाएगा, और जो आपका फर्स्ट जो आपका स्ट्रक्चर था वो आपको फिर से मिल जाएगा। इसको आप बनाओ भी नहीं चाहे, लेकिन इसमें क्या है, अनुनादी संरचनाएं संभव है कि नहीं है, अनुनाद हो रहा है। और आप लोगों ने वैसे नहीं पढ़ा तो मैं बता देती हूँ, जिस भी संरचना में जितना ज्यादा अनुनाद होगा, वो संरचना उतनी ही ज्यादा स्थायी होगी। ये तो आप लोगों ने पढ़ा भी होगा 11वीं क्लास में, फिर भी वापस से बता रही हूँ, जहाँ पे अनुनादी संरचनाएं बन जाती है, वह स्ट्रक्चर ज्यादा स्थायी हो जाती है। तो यहाँ पे चूंकि इसके अंदर अनुनाद के द्वारा स्थायीकरण आ जाता है, इसलिए सबसे ज्यादा रिएक्टिव ये, दूसरे नंबर पे ये, और सबसे कम रिएक्टिव ये, और ये 1-2 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है ना, क्वेश्चन के जैसे ही आपको करना है। ओके, तो ये हमने क्रियाशीलता भी पढ़ ली। अब आपका इसके अंदर एक लास्ट छोटा सा टॉपिक बचता है, वो होता है फ्रीऑन। अब छोटे छोटे से 2-4 टॉपिक है, वो हम कंप्लीट कर लेते हैं, और देखते हैं, कोशिश यही रहेगी कि आज हमारा चैप्टर कंप्लीट ही हो जाए। तो इसलिए वीडियो थोड़ा सा भी लंबा बन जाए तो बिल्कुल हिचकिचाना नहीं है, डरना नहीं है, वीडियो को आराम से देखना है, चैप्टर कंप्लीट कराऊंगी आज, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, क्या मैं बता रही थी, कि जो अपना फ्रीऑन, ठीक है, क्या होते हैं फ्रीऑन, फ्रीऑन क्या होते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरो, या मैं ऐसे लिख दूं कि क्लोरीन, फ्लोरीन, कार्बन, हाइड्रोजन, इनके युक्त यौगिकों को क्या कहा जाता है, फ्रीऑन कहा जाता है। छोटा सा टॉपिक है, कुछ ज्यादा कुछ नहीं लेना, बस आपको सूत्र पे ध्यान देना है। सूत्र इसके पूछे जाते हैं, फ्रीऑन 11 का सूत्र लिखिए, फ्रीऑन 12 का, फ्रीऑन 112 का, फ्रीऑन 111 का, ये पूछे जाते हैं। तो आपको बस सूत्र पे ध्यान रखना है कि हम लोग कैसे लिखेंगे, ठीक है ना। तो फ्रीऑन क्या करना है हमें, तो फ्रीऑन क्या होते हैं, क्लोरीन, फ्लोरीन, कार्बन जो युक्त यौगिक होते हैं, उनको हम लोग क्या कहते हैं, फ्रीऑन कहते हैं, ठीक है। अब इसको बना कैसे सकते हैं, सपोज करो आपने क्या किया, मैथेन लिया, विर्चन की विधि देख रहे हैं हम लोग, विर्चन की विधि, तो क्या होगा आपका, विर्चन की विधि में हम लोग क्या देखेंगे कि जो भी आपका क्लोरीन और फ्लोरीन युक्त यौगिक होंगे, क्लोरीन, फ्लोरीन, कार्बन युक्त यौगिक, उनको हम लोग क्या कहेंगे, फ्रीऑन। तो हम लोग इसकी फिर विर्चन की विधि पढ़ते हैं। तो विर्चन की विधि में हम लोग सबसे पहले करते हैं, सॉरी ये CCl4 नहीं, CCl4, ठीक है ना, CCl4 लेते हैं। तो CCl4 की अभिक्रिया आप किसके साथ कराओगे, HF के साथ में कराओगे। HF के साथ में जैसे CCl4 HF के साथ में रिएक्शन करता है इन प्रेजेंस ऑफ SbCl5, इसकी उपस्थिति में कराते हैं, तो क्या होता है, यहाँ से इसका H और इसका Cl, तो C क्या बन जाएगा, CFCl3, ये बना CFCl3, इसका एक F यहाँ पे ऐड हो गया और इसका Cl हो गया, ठीक है ना। तो इसमें CFCl3 यहाँ पे क्या हुआ है, बना है। अब देखिए सेकंड हम लोग क्या करें, और साथ में एक HCl निकल गया। सेकंड हम लोग क्या करें, जो CFCl3 हमें प्राप्त हुआ है उसी की रिएक्शन हम लोग कराते हैं, फिर से HF के साथ में करा रहे हैं, तो हमारा होता है क्या हो जाएगा, CF2Cl2 प्लस में HCl, ये आपका होता है फ्रीऑन 11 का, और ये होता है फ्रीऑन 12 का। अब तुम लोग सोच रहे हो मैडम 11-12 क्या लिख दिया, हमें क्या होता,
तो चलो इसका नामकरण ही पढ़ते हैं कि इसका नामकरण, और यही इंपॉर्टेंट है, यही क्वेश्चन में आना है, तो इसी पे ध्यान दीजिए और कुछ ज्यादा आपको देखना भी नहीं है। नामकरण कैसे करते हैं? देखिए, नामकरण लिखने के लिए हम लोग को नाम लिखना होता है फ्रियोन XYZ। व्हाट इज XYZ? देखिए, X यहाँ पर होता है कि जो भी आपका सूत्र है, उस सूत्र में उपस्थित कार्बन परमाणु से एक कम, यानी कि C जो है उससे एक कम करते हैं तो X की वैल्यू आएगी। Y क्या होता है? जो इसमें आपका जो भी आपका सूत्र है उसमें जो हाइड्रोजन परमाणु है, हाइड्रोजन परमाणु से एक अधिक, यानी सपोज करो एक हाइड्रोजन होगा तो सूत्र में हम लोग 2 लिखेंगे, यानी कि हाइड्रोजन में आपको एक ऐड कर देना है। 10th में भी तो आया था ना ये, आपके 10th में भी आया था ये आपके फ्रियोन। फिर Z क्या होता है? Z होता है फ्लोरीन परमाणु की संख्या। तो Z है F, ठीक है ना। अब देखिए, बच्चों की वीडियो से हमें कोई लेना देना नहीं है, हम तो फ्रियोन का नामकरण पढ़ेंगे। तो देखिए, नामकरण मैं आपको बताती हूँ। जैसे सपोज करो आपको मैंने यही दिया CFCl3, यही दिया, ठीक है। तो CFCl3 में आप लोग क्या करोगे? XYZ ये करोगे, ठीक है। अब X क्या है? कार्बन परमाणु से एक कम। X क्या है? कार्बन परमाणु से एक कम। कार्बन कितना है? 1 है, तो यहाँ पे एक कम यानी कि 0। फिर Y क्या है? हाइड्रोजन परमाणु से एक अधिक। हाइड्रोजन आपको दिख रहा है कि नहीं है? तो सिर्फ एक ही आएगा, ठीक है, एक अधिक मतलब एक ही। और फिर Z क्या है? फ्लोरीन परमाणु की संख्या। यहाँ पे इस सूत्र में फ्लोरीन कितना है? 1 है, तो हम लोग Z की जगह क्या लिख देंगे? 1। तो इसलिए इस सूत्र का नाम क्या हो जाएगा आपका? फ्रियोन 11। डैश लगा के 11 लिखना है, ठीक है ना। फ्रियोन 11 समझ आया? फ्रियोन 11 कैसे आया फिर से बताते, देखो क्या लिखा हम लोगों ने, क्या लिखा? CFCl3 फ्रियोन 11 कैसे आया कि इसमें कार्बन परमाणु से एक कम, यानी एक ही कार्बन है तो 0, हाइड्रोजन एक है ही नहीं तो एक ही, और फ्लोरीन एक है तो एक, तो फ्रियोन 11। अब मान लो हमने CF2Cl2 ऐसा लिखा, तो इसमें भी देखो X क्या होगा? कार्बन परमाणु से एक कम, कार्बन तो एक है, उससे एक कम क्या हो जाएगा? 0। और Y क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन परमाणु से एक अधिक, हाइड्रोजन यहाँ पे है ही नहीं तो एक अधिक मतलब एक ही। और Z क्या है? फ्लोरीन परमाणु की संख्या, और फ्लोरीन कितना है? 2, तो 2। तो इसका सूत्र क्या, इसका नाम क्या हो जाएगा? फ्रियोन 12, ठीक है। ऐसे ही करके बहुत सारे आपके जो है सूत्र है वो आप लोग देख लेना, ठीक है। 1-2 और लिखवा देती हूँ, चलो 1-2 और लिखवाती हूँ। तो देखिए, अगर इसके अंदर, तो यहाँ पे देखना अपना, इनमें कार्बन कितना है? 2 है, तो इस कार्बन में X क्या लिखेंगे कि कार्बन परमाणु से एक कम, यानी कि 2 है तो 1 आ जाएगा। फिर Y क्या है? हाइड्रोजन से एक अधिक, हाइड्रोजन है ही नहीं तो 1 ही आ जाएगा। फिर Z क्या है? फ्लोरीन 1 है, तो ये किसका हो जाएगा? फ्रियोन 111, ठीक है, 111 111। इसमें देखो C2F2Cl4 में कार्बन परमाणु से एक कम मतलब 1, ठीक है। फिर Y क्या है? हाइड्रोजन परमाणु से एक अधिक मतलब 1 है ही नहीं हाइड्रोजन। फिर Z क्या है? फ्लोरीन परमाणु की संख्या मतलब 2, तो इसका क्या हो जाएगा? फ्रियोन 112। इसका अगर हम देखें तो कार्बन परमाणु से एक कम मतलब 1, हाइड्रोजन तो है ही नहीं 1, और क्या हो जाएगा? ये तो दोनों सेम ही हो गए, ठीक है ना, ये तो दोनों सेम ही हो गए। यहाँ पे भी 2 आएगा, फ्रियोन 112 ही हो गया। अब देखो इसके देखें, ये सही नहीं है तो ये आप लोग देख रहे हैं ना। इसका देखें C2F2Cl4 में तो कार्बन परमाणु की संख्या 2 है, यानी कि क्या लिखा जाएगा? 1 कम लिखते हैं, हाइड्रोजन है ही नहीं तो हाइड्रोजन 1, और फ्लोरीन परमाणु की संख्या 4, ठीक है।
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फ्रीऑन 114, तो फ्रीऑन 112 और इसका आ जाएगा फ्रीऑन 114। तो ये आपके नामकरण हो गए। इस टाइप से आप फ्रीऑन का नामकरण कर सकते हो कि क्या क्या आपके नामकरण होंगे। तो इसके अंदर आप लोग देख लेना कि आपको क्या सूत्र दिया गया है। ये पता हो तो आप ये बता सकते हो, ये पता हो तो आप ये बता सकते हो, दोनों ही बता सकते हो। अगर आपको सूत्र दिया हो तो आप नाम भी तो कर सकते हो। देख लेना कि आपका x की जगह क्या दिया गया, y की जगह क्या दिया गया, z की जगह क्या दिया गया, तो उससे आप फॉर्मूला भी लिख सकते हो, नो मैटर। ठीक है ना। अब देखिए इसका उपयोग कहाँ किया जाता है। अच्छा, इसके गुण देखें तो जो फ्रीऑन जो होता है इसमें कहाँ पे काम में लिया जाता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहाँ पे काम में लिए उपयोग में, एयर कंडीशनर, जो भी आपके ठंडे पदार्थ करने वाली चीजें होती है उनमें लगभग 60% में ये काम में लिया जाता है। ठीक है। तो उसके बाद अगर हम देखें रेफ्रिजरेटर, एसी वगैरह, इनमें ये जो है यूज में आती है। ठीक है। तो ये अपना क्या हुआ, फ्रीऑन कंप्लीट हुआ। उसके बाद फ्रीऑन के अगर हम देखें कि इसके अंदर जो एनवायरमेंट में इसका इफेक्ट खराब जाता है। एनवायरमेंट में क्यों खराब इफेक्ट जाता है, क्योंकि देखो एनवायरमेंट के अंदर जो अपने ओजोन लेयर होती है, इसके अंदर जो प्रेजेंट होता है क्लोरीन, फ्लोरीन और कार्बन, ये जो CFC जो होता है ये बहुत ही हार्मफुल होता है फ्रीऑन जो होता है, क्योंकि इसके अंदर क्लोरीन, फ्लोरीन और कार्बन होते हैं। तो ये क्या करते हैं, ये जो एनवायरमेंट के अंदर जो हमारी O3 की जो लेयर होती है ना, ओजोन की जो लेयर होती है, वहां पे जाते हैं और O3 के अणु के साथ क्रिया करते हैं। O3 के अणु के साथ क्रिया करके वहां से ऑक्सीजन गैस मुक्त कर देते हैं। तो O3 O2 में चेंज हो जाता है ना। तो इसलिए जो हमारी आउटर लेयर थी जो हमें कवर कर रही थी कि पराबैंगनी जो किरणें हैं वो पृथ्वी पर ना आए, उसको ये हार्म कर रही है। तो इसलिए हो क्या रहा है, पराबैंगनी किरणें डायरेक्टली पृथ्वी पर आ रही हैं और वो हमारे बॉडी को फिर क्या कर रही है, नुकसान पहुंचा रही है। पराबैंगनी किरणें हमारी बॉडी को नुकसान कैसे पहुंचाती है कि जो पराबैंगनी किरणें जो होती है ना, वो स्किन कैंसर हो जाता है उनसे, जो स्किन पे, क्योंकि उनसे आंख पे भी डायरेक्टली इफेक्ट पड़ता है। हार्मफुल रेज होती हैं उनके अंदर, ये जो अल्ट्रावायलेट रेज होती है। ठीक है। इनसे अगर इनको अपने कांटेक्ट में ले लिया तो इंसान की मृत्यु तक भी हो सकती है। तो इसलिए हार्मफुल भी होती है, कैंसर वगैरह इनसे ये वाली डिजीज हो जाती है, मोतियाबिंद, आंख से जो रिलेटेड बीमारी हो जाती है वो भी हो जाती है। होता क्या है, देखो इन फ्रीऑन में जो ये क्लोरीन होता है, क्लोरीन का अणु, ये क्या करता है, O3 के साथ क्रिया करता है। क्लोरीन का अणु O3 के साथ क्रिया करेगा और एक ClO मुक्त मूलक और O2 बना लेगा। ये जो ClO के साथ में ClO जो मुक्त मूलक होता है, ये फिर से क्या करता है, O3 के साथ में क्रिया करता है और ClO मुक्त मूलक O3 के साथ में क्रिया करके क्या कर देता है, अब देखो O2 है और एक ऑक्सीजन ये है तो 2O2 बना लेगा, तो क्लोरीन मुक्त मूलक और 2O2 बन जाता है। फिर ये क्लोरीन मुक्त मूलक वापस से क्रिया करेगा, O3 के साथ रिएक्शन करेगा। ठीक है। O3 के साथ रिएक्शन करके फिर से क्या बना लेगा, ClO मुक्त मूलक और O2। इस टाइप से ये रिएक्शन क्या होती रहती है, चलती रहती है। तो एक जो क्लोरीन गया एनवायरमेंट में, उसने कितने O3 अणु को, 1,00,000 O3 अणुओं को वो तोड़ देता है। इसलिए ओजोन लेयर क्या होती है, पतली होती जा रही है, क्योंकि ओजोन लेयर में O3 किस में बदल रहा है, O2 में, O3 किस में बदल रहा है, O2 में। ठीक है। तो ये क्लोरीन जो मुक्त मूलक आपका होता है, ये ओजोन के अणु को क्या कर रहा है, खराब कर रहा है, नष्ट कर रहा है, जिससे उसका क्या हो रहा है, डिप्लीशन होता है, क्षय हो जाता है। ठीक है। ये तो बात हो गई इसके एनवायरमेंट पे इफेक्ट की। फिर पराबैंगनी किरणों का मैंने बता दिया शरीर पे क्या इफेक्ट होता है, वो हो गया। अब आपके दो इम्पोर्टेंट जिसके अंदर कंपाउंड आते हैं वो आते हैं, एक तो DDT और एक BHC। ज्यादा कुछ नहीं है, बस उनका आप लोग को क्या पढ़ना है कि DDT को कैसे बनाया जाता है और किसमें इसका यूज किया जाता है। तो देखिए DDT जो होता है आपको, उसको कैसे बनाया जाता है, तो देखो इसको कैसे बनाया जाता है। DDT जो होता है आपका, DDT इसका पूरा नाम होता है पैराडैश डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोएथेन, और इसका पूरा नाम पूछा जाता है एग्जाम में, तो याद कर लेना क्या होता है, पैराडैश डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोएथेन। कैसे बनाया जाता है वो देखिए। बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो क्लोरोबेंजीन होता है, क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया सांद्र जो H2SO4 होता है उसकी उपस्थिति में क्लोरल के साथ कराते हैं। ये क्लोरोबेंजीन है आपका। ठीक है। इस क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया आप लोग क्या कराते हो, सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में। ये बेंजीन है, क्लोरोबेंजीन है, हाइड्रोजन तो सब जगह ही होता है, तो इसकी अभिक्रिया हम लोग क्लोरल के साथ कराते हैं। क्लोरल का फॉर्मूला क्या होता है, C डबल बॉन्ड O CH CCl3।
ये होता है। इसकी आपने क्या कराई, सांद्र H2SO4 के साथ में क्रिया कराई है, तो यहाँ से क्या हो जाता है, इसके 2 हाइड्रोजन के अणु और इसका एक ऑक्सीजन क्या निकल जाता है, H2 निकल जाता है। H2 निकल जाएगा तो देखिए क्या बनेगा आपका, मैं आपको छोटी बेंजीन रिंग बना देती हूँ जिससे समझ आ जाए। Cl Cl, अच्छा ये दोनों ने हाइड्रोजन तो निकल गए, तो किसके साथ डबल बॉन्ड बना दिया, ठीक है, किसके साथ, कार्बन के साथ में, ठीक है, कार्बन के साथ बना लिया, यहाँ से एक बॉन्ड, यहाँ से एक बॉन्ड, ठीक है, क्योंकि इसके 2 हाइड्रोजन गए हैं और इसके भी 2 वैलेंसी गई है, H2 निकल गए हैं, तो क्या बनेगा CH और फिर C, यहाँ पे Cl, यहाँ पे Cl, यहाँ पे Cl। तो ये जो आपका होता है, ये आपका होता है DDT। इसका प्रयोग जो किया जाता है कीटनाशी के रूप में किया जाता है, ठीक है। देखिए क्या है, पैरा पैरा डैश, जैसे कि मान लो ऑर्थो मेटा और पैरा ही होता है ना, इसका मान लेते हैं ऑर्थो मेटा डैश पैरा डैश, तो पैरा पैरा डैश, पैरा पैरा पे क्या जुड़ा है, डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोएथेन, डाइक्लोरो, यहाँ पे देखो 2 क्लोरीन, ठीक है ना, इस पे उल्टा कर दिया, ऐसे करेंगे, ऑर्थो मेटा पैरा, ऑर्थो मेटा पैरा, ऑर्थो मेटा पैरा डैश, ठीक है। तो पैरा पे और पैरा डैश पे क्या है, डाइक्लोरो है, 2 क्लोरीन है, एक क्लोरीन इधर एक क्लोरीन इधर, फिर क्या है डाइफेनिल, 2 फेनिल रिंग है, ट्राइक्लोरो 3 क्लोरीन है, और ये क्या है एथेन, 2 कार्बन है तो एथेन, ठीक है। तो इसलिए इसका नाम क्या हो गया, पैरा पैरा डैश डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो एथेन, ये इसका क्या हो गया है, आपका नाम हो गया DDT। इसका उपयोग किसके अंदर, सफेद रंग का होता है और इसका उपयोग कीटनाशी के रूप में किया जाता है। तो बस आपको इसका देखो, इसमें क्या आपको याद रखना अच्छे से, इसको ये याद रखना है इसका पूरा नाम क्या है और निर्माण की विधि, बस और कुछ नहीं याद रखना, कीटनाशी के रूप में उपयोग में होता है। सेकेंड जो आपका कंपाउंड आता है वो आता है आपका BHC, बेंजीन हेक्साक्लोराइड, ये आप लोगों ने सुना ही होंगे, इसका भी उपयोग कीटनाशी के रूप में किया जाता है, BHC का भी, ठीक है ना। तो BHC कैसे बनाया जाता है वो देखिए, जो BHC इसका पूरा नाम क्या होता है, बेंजीन हेक्सा क्लोराइड, बेंजीन हेक्सा क्लोराइड, ठीक है ना। क्या से होता है कि जो आप बेंजीन की क्रिया होती है, बेंजीन की क्रिया अगर 3Cl2 से करा देते हो तो सारे जो भी किसकी प्रेजेंस में, पैराबैंगनी जो किरणें हैं उनकी प्रेजेंस में, तो क्या होता है, यूवी रेज की प्रेजेंस में कराते हैं, तो क्या होता है यहाँ पे Cl 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 और Cl, इस प्रकार से क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं। फिर देखो इनका ये क्या बन गया, बेंजीन हेक्साक्लोराइड BHC बन गया, 6 क्लोरीन जुड़ गए, इसलिए इसका नाम हो गया BHC, डबल बॉन्ड सारे हट जाएंगे, ठीक है। इसका पूछा जाता है, वो बता देती हूँ आपको, व्यापारिक नाम पूछा जाता है, तो इनके व्यापारिक नाम होता है, एक तो होता है गैमेक्सिन, एक होता है आपका लिंडेन 66, ये आप लोग अच्छे से याद रख लेना कि पूरा नाम तो देखो बेंजीन हेक्साक्लोराइड कम ही पूछते हैं, DT का पूरा नाम पूछते हैं, इसका पूछा जाता है व्यापारिक नाम, तो गैमेक्सिन लिंडेन 666 इसका जो है व्यापारिक नाम है। निर्माण की विधि तो ये सूर्य का प्रकाश की उपस्थिति में कराते हैं, ठीक है ना, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ये रिएक्शन संपन्न हो जाती है। फिर इसका प्रयोग भी आप लोग देखोगे तो BHC का प्रयोग भी एज ए कीटनाशी, मतलब कीटनाशी के रूप में कृषि क्षेत्र में इसका प्रयोग भी कीटनाशी के रूप में किया जाता है, ठीक है। अब देखिए DDT और जो BHC है, ये दोनों ही का उपयोग जो कृषि क्षेत्र में किया जाता है, DDT का भी और BHC का भी, ठीक है। तो कृषि क्षेत्र में क्या करते हैं हम लोग, कीटनाशी के रूप में इनका उपयोग करते हैं। तो आपका ये जो एग्रीकल्चर एरिया में इनका जो यूज होता है, तो इसलिए हार्मफुल भी होता है। कैसे, जैसे कि मान लो इन्होंने जो कृषि जो किसान वगैरह होते हैं, ये BHC का छिड़काव करते हैं, DDT का छिड़काव करते हैं, तो होता क्या है, इनके छिड़काव में जो इनके अंदर रसायन है, इसमें क्या है, क्लोरीन है, और DDT में भी क्या है, क्लोरीन है, जो कि क्या होते हैं, हार्मफुल होते हैं। तो इनके अंदर जो रसायन होते हैं वो क्या होते हैं, जैसे कि मान लो भूमि के अंदर हमने डाला है, उसमें क्या हुआ, जो आपका मिट्टी है उसके अंदर मिट्टी को क्या करा देते हैं, उसकी उर्वरकता को कम कर देते हैं,
तो वातावरण पे इसका बैड इफेक्ट ही पड़ रहा है कि उसकी उर्वरकता को, जो मिट्टी है उसकी उर्वरकता को क्या कर दिया, कम कर दिया। अब देखिए बारिश होती है तो उसी मिट्टी से वो पानी निकल के जाता है, तो वो पानी को भी क्या कर देता है, खराब कर देता है। आगे जाके वो पानी समुद्र में, नदियों में जाके जब भी मिलता है तो वहां पे वो क्या कर देता है, खराब कर देता है। वही डीडीटी और बीएचसी का रसायन युक्त होगा तो क्या करते हैं, इससे मृदा प्रदूषण भी होता है और पानी प्रदूषण, जो जल प्रदूषण होता है वो भी हो जाता है। तो सोइल भी खराब हो जाती है, वाटर भी खराब हो जाता है। तो ये इसके कुछ दुष्प्रभाव हैं। अगर वही पानी को हमने मतलब यूज में ले लिया तो हमारे में भी क्या हो जाता है, बैड इफेक्ट आ जाता है। ठीक है, हमारे में जो स्किन या फिर मतलब जो हमारे इंटरनल सिस्टम में जो तंत्रिका तंत्र है उसमें भी इफेक्ट डालता है। ठीक है, तो ये कुछ इनके बैड से इफेक्ट है, प्रभाव जो वातावरण पे पड़ते हैं। ठीक है, तो लगभग क्या हुआ, हमारा चैप्टर कंप्लीटेड हुआ। जो इसके अंदर बीएचसी डीडीटी सारा कंप्लीट हो गया है। अब देखिए इसके अंदर हम लोग को क्या करना होगा, इस चैप्टर के अंदर जो भी आपको है सारी वीडियोस को अच्छे से देखना, फिर से उसको क्या करना, रिवाइज वगैरह करना। और देखिए जो इस चैप्टर के जितने भी अच्छे मतलब नोट्स है वो मैं आपको करा ही रही हूँ, साथ साथ में भेज ही रही हूँ। तो नोट्स के साथ में जो भी आपको मिले, सपोज कि जो आपको क्वेश्चन अभी मैं भेजूंगी, तो इस चैप्टर के साथ में, जैसे कि मतलब ये चैप्टर आज खत्म हो गया तो इसके जो भी क्वेश्चन है वो मैं आपको कल सेंड कर दूंगी। और सारे क्वेश्चन आप सॉल्व करके इसलिए देखिएगा कि आपको पता होना चाहिए हमारे कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट हो रहे हैं और नहीं हो रहे हैं। तो इससे रिलेटेड जो भी है उसकी एक स्पेशली पीडीएफ बना के क्वेश्चन की मैं आपको सेंड कर दूंगी। चैप्टर हमारा कंप्लीटेड। ओके, चलो बाय।